नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाषा द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास। भाषा के माध्यम से बालक का सर्वांगीण विकास कैसे होता है, भाषा किस प्रकार से उपयोग में आती है, भाषा के द्वारा मनुष्य क्या क्या सीख सकता है, उसका मानसिक विकास कैसे होता है, शारीरिक विकास कैसे होता है, उसका नैतिक विकास कैसे होता है, इन सारी बातों के बारे में या इन सारे तथ्यों के बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक, भाषा द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास। कि भाषा के माध्यम से बालक का सर्वांगीण विकास कैसे होता है। तो देखते हैं, यह सर्वविदित है, यानी कि सर्वविदित का मतलब यह होता है कि सब जानते हैं, यह सब जानते हैं कि भाषा जो होती है वह बालक का सर्वांगीण विकास करती है। सारा का सारा विकास भाषा के द्वारा ही होता है। आज मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हैं। हमारे मध्य जो संबंध है वो किसके द्वारा स्थापित हुआ है? भाषा के द्वारा स्थापित हुआ है। मैं जो बोल रहा हूँ वो आप सुन रहे हो। मैं जो इस भाषा में बोल रहा हूँ वह भाषा आपको क्या आ रही है? समझ में आ रही है। एक व्यक्ति के विचारों को, अपने जो मन के विचार हैं, उन विचारों को जब आप ध्वनि या संकेत के रूप में बाहर निकालते हो, वही क्या है? भाषा है। भाषा एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के साथ जोड़ने का संसाधन है। सोचो, आज अगर इस जगत में भाषा नहीं होती तो क्या होता? बिना भाषा के यह संसार नहीं चल सकता। भाषा है तभी हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम अपने मन के विचारों को भाषा के द्वारा ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक प्रदान करते हैं। तो बालक का सर्वांगीण विकास भी भाषा के माध्यम से होता है। भाषा जो होती है वह हर जगह अलग अलग होती है। जैसे हमारे घर की बात करें, हम हमारे घर पर स्थानीय भाषा वागड़ी भाषा का उपयोग करते हैं। अगर हम उसी वागड़ी भाषा का उपयोग दूसरे अगर राज्य में जाकर के करेंगे या दूसरे क्षेत्र में जाकर के करेंगे तो वहाँ के लोगों को समझ नहीं आएगा। तो यह सर्वविदित है कि अपने परिवेश में ही भाषा अर्जित करते हैं बालक। यह सब जानते हैं कि बालक जो होते हैं वह भाषा कहाँ पर अर्जित करते हैं? अपने ही परिवेश में, यानी कि अपने ही आसपास के वातावरण में रह करके भाषा का अध्ययन करते हैं। बालक का विकास भाषा ज्ञान के बिना असंभव है। बालक का जो विकास है वह भाषा ज्ञान के बिना असंभव है। भाषा नहीं आती है, विकास नहीं होगा। विकास तभी होगा जब हमें भाषा आती है। भाषा ज्ञान के बिना उसका व्यक्तित्व, भाषा ज्ञान के बिना एक बालक का व्यक्तित्व कुंठित है। क्या है? कुंठित है। अतः बालक के संपूर्ण विकास के लिए उसको भाषा का ज्ञान प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है। और भाषा के ज्ञान के द्वारा बालक का विकास कैसे होता है? अब यह जो बालक है वह भाषा किसके आधार पर अर्जित करेगा? भाषा अर्जित करने के साधन कौन कौन से हैं? बालक के संपूर्ण विकास में उसके द्वारा अर्जित की गई भाषा निम्नलिखित प्रकार से उसका सहयोग करती हैं। तो देखते हैं हम कौन कौन से प्रकार हैं। तो पहला जो प्रकार है शारीरिक विकास में
शारीरिक विकास में सहायक। भाषा जो है वह किस काम आती है? शारीरिक विकास में सहायक होती है भाषा। शारीरिक विकास में सहायक। अब आप सोच रहे होंगे कि भाषा शारीरिक विकास में सहायक कैसे हो सकती है। एक सोचने वाली बात है कि शारीरिक विकास में भाषा का क्या योगदान है। तो देखते हैं हम इसके बारे में। शारीरिक विकास के लिए जितना अच्छा पौष्टिक खाना आवश्यक है, शारीरिक विकास के लिए जितना अच्छा पौष्टिक खाना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक नींद लेना भी है। उतना ही आवश्यक क्या है? नींद लेना भी आवश्यक है। और प्रसन्नचित्त रहना भी जरूरी है। मातृभाषा दूसरी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक सिद्ध होती हैं। अतः माताएं शिशु को, जो मां है वह शिशु को संगीत प्रधान ध्वनियों के उच्चारण द्वारा प्रसन्न चित्त और निद्रा मग्न करती हैं, जिससे बालक का शारीरिक विकास होता है। जो मां होती है वह बालक को मातृभाषा में संगीत, गीत सुनाती है। उसको सुनाने से बालक प्रसन्नचित्त हो जाता है और उसको निद्रा आ जाती है। यही निद्रा जो होती है वह बालक को एक उसका जो मन है उसको शांत चित्त कर देती है। और जब आप पूरे दिन के थक गए हो और सो जाइए, इसके बाद में वापस उठोगे तो उसी ऊर्जा और जोश के साथ में आप उठोगे। तो भाषा ने क्या किया? इसमें भाषा से आपका शारीरिक विकास कैसे हुआ? नहीं समझ में आया होगा आपको। मैं आपको सरल भाषा के अंदर समझाता हूं। देखो, छोटे बच्चे जो होते हैं वे क्या करते हैं? सारा दिन खेलते रहते हैं, उनको नींद नहीं आती है। अब क्या होता है, माताएं जो होती हैं वह संगीत सुनाती हैं, गीत सुनाती हैं। उनसे क्या हो जाता है? उनको नींद आ जाती है। नींद आ जाती है तो नींद आने से उनका जो शरीर है थक गया है उसको आराम मिल जाता है। शरीर को आराम मिलेगा तो क्या होगा? वे वापस जब उठेंगे उसी जोश और ऊर्जा के साथ में उठेंगे। तो संगीत ने क्या किया? संगीत क्या है? संगीत एक भाषा है। आपने भाषा को ही तो ध्वनि के रूप में पिरोहित किया है। आपने शब्दों को या भाषा को ही तो संगीत का रूप प्रदान किया, तभी तो उसको क्या आई है? नींद आई है। जिस प्रकार से अपने शरीर के विकास के लिए पौष्टिक खाना आवश्यक है, क्या आवश्यक है? पौष्टिक खाना आवश्यक है, उतना ही नींद लेना भी आवश्यक है। और नींद कैसे आई बच्चों को? तो बच्चों को माँ के द्वारा लोरी सुनाई गई, उस लोरी के माध्यम से उसको नींद आ गई, तो उससे उसका क्या होगा? शारीरिक विकास होगा। ये कौन कहता है? ये मनोविज्ञान कहता है। न मैं कह रहा हूं न आप कह रहे हो। इसमें न मैं मेरी मर्जी से कुछ जोड़ रहा हूं, सब कुछ कौन बोल रहा है? मनोविज्ञान बोल रहा है। हमें इन तथ्यों के बारे में नहीं पता है, तो आज आपने भी जान लिया होगा कि जो शारीरिक विकास में नींद जो होती है वो भी सहायक है। एक मनुष्य को न्यूनतम और अधिकतम 6 से 8 घंटे की नींद, अगर हम वैज्ञानिकों की द्वारा जो दी गई गाइडलाइन है उसके अनुसार देखें तो 8 घंटे है। लेकिन मैं मानता हूं कि 6 से 8 घंटे नींद पर्याप्त होती है। ठीक है। अगला जो बिंदु है वो है मानसिक विकास में सहायक। जो भाषा है वो है मानसिक विकास में सहायक। मानसिक विकास में
सहायक। क्या? भाषा। क्या सहायक है? भाषा है। यद्यपि मानसिक विकास के विषय में विद्वानों ने विभिन्न मत प्रदान किए हैं। अब जो विद्वान होते हैं वो तो अपने मत प्रदान करेंगे ही, तो कौन कौन से विभिन्न मत प्रदान किए हैं उसके बारे में देखते हैं। कुछ व्यक्तियों का मत है कि कुछ व्यक्ति जो है वो ये कहते हैं कि बुद्धि वंशानुगत होती है। बुद्धि क्या होती है? वंशानुगत होती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि जो बुद्धि है वह वंशानुगत होती है। माता पिता के अंदर जो गुण होंगे वही गुण किसके अंदर आते हैं? बच्चों के अंदर आते हैं। किसके गुण? माता पिता के गुण बच्चों के अंदर आते हैं। अगर किसी के माता पिता विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, तो उनकी जो संतान है वो भी क्या बनेगी? विद्वान बनेगी। किसी बच्चे के माता पिता अज्ञानी हैं, उनको ज्ञान नहीं है, तो उनका बालक जो होगा वह भी मूर्ख होगा, वह भी अज्ञानी ही होगा। ऐसा कुछ विद्वानों का मत है। लेकिन कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि जो ज्ञान है वह पैतृक संपत्ति नहीं है। ज्ञान है वह पैतृक संपत्ति नहीं है, यानी कि वंशानुगत प्राप्त नहीं होती, उसको अर्जित किया जाता है। ज्ञान को क्या किया जाता है? अर्जित किया जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसके माता पिता विद्वान होंगे उन्हीं की संतान विद्वान होगी, ऐसा जरूरी नहीं है जी। वे बच्चे आप आज के समय में देखो ना, बहुत सारे आपको ऐसे उदाहरण मिलेंगे जिनके माँ बाप अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनकी संतानों ने बहुत बड़ा नाम कमाया है, अच्छी जगह पर जॉब उन्होंने हासिल की है, बहुत बड़े बिजनेसमैन भी बने हैं, जीरो से हीरो बने हैं, बहुत सारे। तो जो ज्ञान है वह अर्जित किया जाता है। ज्ञान जो होता है हमारे आसपास के परिवेश से हमें प्राप्त होता है। हमारा आसपास यानी कि हमारे घर के आसपास का जैसा माहौल होगा उसी माहौल के अनुसार वह बच्चा पलेगा, बढ़ेगा और उसको उसी के अनुसार ज्ञान प्राप्त होगा। ठीक है। तो इसके बाद में जो दूसरे विद्वानों का कहना है कि बुद्धि वंशानुगत होती है और इसका बालक वंशानुगत होती है और इस पर वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। मैंने कहा ना, वातावरण का प्रभाव भी व्यक्ति के ज्ञान पर पड़ता है, व्यक्ति के मस्तिष्क पर पड़ता है। बालक का एक अच्छे वातावरण में रहकर बुद्धि का विकास भी हो सकता है। अच्छे वातावरण में रहेगा तो उसके बुद्धि का विकास हो सकता है और प्रतिकूल वातावरण में बुद्धि का ह्रास होता है, यानी कि बुद्धि जो होती है वो कम होती है। अगर आप देखो, चाणक्य ने क्या कहा है? मुझे कोई भी बालक दे दीजिए, मैं उसको चाहूं तो डॉक्टर बना सकता हूं, चाहूं तो इंजीनियर बना सकता हूं, चाहूं तो चोर भी बना सकता हूं। किसके आधार पर कहा था उसने? क्योंकि उसको पता है एक बच्चे को जैसा वातावरण मिलेगा उसी वातावरण के अनुसार वह बच्चा ढल जाएगा और उसी वातावरण के अनुसार वह अपना जीवन निर्वाहित करेगा। तो अगर कोई व्यक्ति ज्ञानी है, उसकी संतान है, उस संतान को आप ले जाकर के ऐसी जगह पर जाकर के छोड़ दो जहां पर सब लोग बिल्कुल अज्ञानी लोग हैं, उनको किसी भी बात का पता नहीं चलता, ऐसे लोगों के बीच में ले जाकर छोड़ दो, या फिर उस बालक को जंगल में ले जाकर के जानवरों के साथ में छोड़ दो, तो देखना वह बालक जब बड़ा होगा तो उसके जो लक्षण होंगे, उसके जो गुण होंगे, उसके जो कार्य होंगे, उसका रहन सहन, उसका खान पान सब जानवरों जैसा हो जाएगा। तो इसलिए कहा गया है कि व्यक्ति की बुद्धि पर वातावरण का प्रभाव भी पड़ता है। इसीलिए आप एक अच्छे वातावरण में रहिए, अपने आसपास का वातावरण अच्छा बनाइए, तभी आपकी बुद्धि का विकास होगा अच्छे से। अगला जो बिंदु है वो है सामाजिक विकास में सहायक। बुद्धि जो है वो सामाजिक विकास में सहायक है। सामाजिक विकास में सहायक।
क्या सहायक है सामाजिक विकास में? बुद्धि सहायक है सामाजिक विकास में। हाँ, सामाजिक विकास में जो भाषा है वो सहायक है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम सब जानते हैं कि मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। अतः उसे समाज में रहते हुए परस्पर वस्तुओं के आदान प्रदान एवं विचार विनिमय की आवश्यकता होती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहता है और समाज में रहता है तो उसको वस्तुओं का आदान प्रदान करना पड़ता है। जीवन जीने के लिए ये कार्य करने पड़ते हैं, तो वस्तुओं का आदान प्रदान और विचार विनिमय करना पड़ता है और बिना इस आवश्यकता की पूर्ति के वह समाज में, बिना इन आवश्यकताओं की पूर्ति के बिना वह समाज में किसी भी प्रकार से जीवित नहीं रह सकता। यह अटल सत्य है। अतः उसे परस्पर सहयोग के लिए उसी भाषा का प्रयोग होना चाहिए या प्रयोग करना पड़ता है जिसे दोनों पक्ष आसानी से समझ सकें। इसीलिए इस विकास हेतु मातृभाषा का स्थान ही प्रमुख होना चाहिए। मातृभाषा के माध्यम से ही यह विकास संभव हो सकता है, क्योंकि मातृभाषा के प्रति बालक का प्रेम आकर्षित होता है। उसका यह प्रेम भी किसी भी लिखित विषय को पढ़ने और समझने में आधारिक रूप से रुचिकर होता है। देखो, आप और मैं एक सामाजिक प्राणी हैं। हम समाज में रहते हैं तो हमें वस्तुओं का आदान प्रदान करना पड़ता है, विचारों का आदान प्रदान करना पड़ता है। तो विचारों और वस्तुओं के आदान प्रदान करने के लिए हमें स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। हमें स्थानीय भाषा का ज्ञान होगा तो हम सरल रूप से अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। अगर हमें इस भाषा का ज्ञान नहीं है तो हम हमारे जीवन का निर्वहन नहीं कर सकते। यानी कि जो भाषा है वह सामाजिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण इसका योगदान है, बहुत ही सहायक है। भाषा के बिना व्यक्ति समाज में नहीं जी सकता। ठीक है, अगला जो बिंदु है वो है भावात्मक विकास में सहायक। भावात्मक विकास में सहायक कौन? भाषा। भावात्मक विकास में सहायक। भावात्मक विकास में सहायक कौन? भाषा। हम जितना प्रेम अपनी माता एवं मातृभूमि से करते हैं, हम जितना प्रेम अपनी माता एवं मातृभूमि से करते हैं उतना ही प्रेम अपनी मातृभाषा से भी करते हैं। हम जितना प्रेम अपनी माता और मातृभूमि से करते हैं उतना ही प्रेम अपनी मातृभाषा से करते हैं। अतः हम उन व्यक्तियों के साथ अधिक सहानुभूति एवं सद्भावना रखते हैं जो व्यक्ति हमारी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार की मातृभाषा भावात्मक विकास में सहायक होती है। उदाहरण देख लेते हैं अपन इसका। मातृभाषा भावात्मक विकास में कैसे सहयोगी है? जितना प्रेम आप अपने माता पिता और अपनी मातृभूमि से करते हैं उतना ही प्रेम आप अपनी मातृभाषा से भी करते हैं। कैसे? इसको समझने के लिए आप चले गए हो जैसे कि गुजरात। ठीक है, अब गुजरात में गए हो, वहां पर भाषा चलती है गुजराती। और अगर आपको कोई आपके आस पड़ोस में कोई वागड़ी भाषा बोलने वाला व्यक्ति मिल जाएगा तो आपको उसके प्रति ज़्यादा सद्भावना होगी, सहानुभूति होगी। भावनात्मक सहयोग होता है वो आप प्रदान करने की कोशिश करोगे। आप ये चाहोगे ये तो मेरे क्षेत्र का है,
मेरी भाषा बोलता है, तो हो गया ना आपके अंदर भावनात्मक विकास उत्पन्न हुआ, भावनाएं उत्पन्न हुई, उसके प्रति रुचि उत्पन्न हुई। क्यों? क्योंकि आपको अपनी मातृभाषा बहुत ही प्यारी है। तो मातृभाषा जो होती है वो भावात्मक विकास या सद्भावना जो होती हैं उनका विकास करती हैं हमारे अंदर। हमें रुचि उत्पन्न होती है कि हमारे क्षेत्र का है। इस प्रकार से जो भाषा होती है वह भावनात्मक विकास में सहायक होती हैं। अगला जो बिंदु है नैतिक विकास में सहायक। नैतिक विकास में सहायक। नैतिक विकास में सहायक। बालकों के नैतिक एवं चारित्रिक विकास में अध्यापक का चरित्र एवं पड़ोसियों का वातावरण भी अत्यंत प्रभावशाली होता है। बालकों में स्वभावतः अनुकरण की प्रधानता होती है। बालकों में स्वभावतः अनुकरण की प्रधानता होती है। अतः बालक अपने घर या पड़ोस वाले व्यक्तियों से जिन बातों को सुनता है उसका उसके चरित्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अतः मातृभाषा बालकों के नैतिक विकास में सहयोगी है। देखो, बालक जो होता है वह अपने से जो बड़े हैं उन बड़े व्यक्तियों का अनुकरण करता है। अगर बालक घर पर है, अपने माँ बाप के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं या जिस प्रकार से व्यवहार किया जा रहा है, जिस प्रकार से बोली जा रही है उनके सामने, उसका अनुसरण करेगा। अगर आपके घर में आप सभ्य भाषा का उपयोग करते हैं तो बालक भी सभ्य भाषा का उपयोग करेगा। अगर आप गाली गलौज करते हैं तो बालक भी गाली गलौज करना सीख जाएगा। बालक सीखता कहाँ है गाली गलौज करना? अपने घर में, अपने पड़ोस में, अपने विद्यालय में, यही तो सीखता है ना। कहीं ना कहीं उसने सुना होगा तभी तो वो बोल रहा है। बिना सुने उसको कैसे पता कि इसको इस प्रकार से बोलना ये गाली होती? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास का वातावरण ऐसा है, हमारे घर का माहौल ऐसा है, हमारे विद्यालय का माहौल ऐसा है, इसीलिए तो वो गलत उच्चारण या गलत शब्दों का उपयोग कर रहा है। इसके बाद में बालक जो होता है वह सर्वाधिक समय अपने घर के अंदर बिताता है, इसके बाद में विद्यालय में बिताता है। तो विद्यालय के अंदर जब बिताएगा तो विद्यालय के अंदर जो अध्यापक होंगे उनका चरित्र, उनकी बोली, उनकी नैतिकता, इनका अनुसरण कौन करेगा? बालक करेगा। इसके बाद में बालक जो होता है अपना समय अपने मित्रों के साथ में बिताता है। जैसे उसके मित्र होंगे वैसे वह बालक भी होगा। वागड़ी में एक कहावत है, वागड़ी में एक कहावत है, कार्यान मेरे दोर्योरे ते लोन ने ते लकड़ ले। यानी कि जिसके साथ में रहोगे उसके जैसे लक्षण आपके अंदर आएंगे। मैं ये मानता हूं कि अगर एक व्यक्ति सही है, कितना? एक व्यक्ति सही है, अगर इस सही व्यक्ति को आप दूसरा जो गलत है उसके साथ में रख दीजिए, 6 महीने बाद परिणाम क्या होगा? ये इसको सुधार नहीं पाएगा। किसको? इस गलत को, नेगेटिव विचार वालों को। लेकिन ये नेगेटिव विचार वाला इसको अपने जैसा बना देगा। ठीक है? अगर 3 व्यक्ति सही है और एक व्यक्ति गलत है, यानी कि गलत विचारों वाला है, और 3 व्यक्ति सही है, यानी कि उनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, बोली चाली, उनका उठना बैठना सब व्यवस्थित है, संस्कारवान है, और एक संस्कारी नहीं है। अगर ये बंदा इन तीनों के साथ में रहेगा तो ये सुधर के इनके जैसा हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर 3 व्यक्ति संस्कारी नहीं है और एक व्यक्ति संस्कारी अगर इनके साथ में रहेगा तो ये भी इनके जैसा हो जाएगा। यानी कि नेगेटिव विचार जल्दी हावी हो जाते हैं। समझ गए होंगे आप मेरी इस उदाहरण से। अगला जो है बिंदु है वो है सांस्कृतिक विकास में सहायक। भाषा जो है वह सांस्कृतिक विकास में सहायक है।
सांस्कृतिक विकास में सहायक। सांस्कृतिक विकास में देखो, सुखमय जीवन बिताने के लिए आवश्यक है कि हम अपने समाज के रीति रिवाज, परंपराओं, आचार विचार, धर्म और संस्कृति से परिचित हो। देखो, सुखमय जीवन बिताना है तो आपको अपने समाज के अंदर जो रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, आचार विचार, धर्म और संस्कृति हैं, उससे परिचित होना पड़ेगा। क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है। जो साहित्य होता है वह समाज का दर्पण होता है। अतः समस्त ज्ञान साहित्य में छिपा होता है। तो समस्त ज्ञान जो होता है वह साहित्य में छिपा होता है। और साहित्य के ज्ञान वर्धन के लिए आवश्यक है कि हमें हमारी अपनी मातृभाषा जो होती है उसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। देखो, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो रीति रिवाज हैं, वो कहाँ पर छिपे हुए हैं? साहित्य के अंदर छिपे हुए हैं, किताबों के अंदर छिपे हुए हैं। उन किताबों को पढ़ने के लिए हमें हमारी जो मातृभाषा है उसका ज्ञान होना चाहिए। उसका ज्ञान होगा तभी हम उन छिपी हुई प्रतिभाओं को बाहर निकाल पाएंगे, उन साहित्यों से उस बातों को बाहर निकाल पाएंगे। इसीलिए हमारे सांस्कृतिक विकास के लिए हमारी जो मातृभाषा है वह बहुत ही आवश्यक, बहुत ही महत्वपूर्ण उसका योगदान है। किसका? हमारी मातृभाषा का, हमारी संस्कृति के विकास के लिए। अगला जो है ज्ञान वर्धन में सहायक, ज्ञान वृद्धि में सहायक। ज्ञान वृद्धि में सहायक, ज्ञान वृद्धि में सहायक। संस्कृति एवं सभ्यता, संस्कृति एवं सभ्यताओं की सुरक्षा तथा अग्रसरण शिक्षा का प्रमुख ध्येय है। यह मानव परंपरा में साहित्य के सूक्ष्म विधि के समान है। अतः यह आवश्यक है कि छात्र को साहित्य का परिचय कराया जाए ताकि वह अपने ज्ञान का उपयोग कर सके और साहित्य के माध्यम से अपने ज्ञान में वृद्धि कर सके। ज्ञान वृद्धि में सहायक, देखो, आपको अपनी भाषा का ज्ञान होगा और अन्य भाषाओं का ज्ञान होगा। जब भाषा का ज्ञान होगा तभी आप किताबों को पढ़ पाओगे, और किताबों को पढ़ोगे तो किताबों से आप विभिन्न प्रकार के नॉलेज यानी कि जानकारियाँ प्राप्त करोगे, ज्ञान प्राप्त करोगे, और उस वही ज्ञान आपके ज्ञान में क्या करेगा? वृद्धि करेगा। आपको नहीं पता था कि हिमालय पर्वत क्या है, आपने को पढ़ने आ रहा था, आपने किताब के अंदर पढ़ा कि हिमालय पर्वत विश्व की सबसे बड़ा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला सबसे लंबी पर्वतमाला है, जो राजस्थान के अंदर 550 किलोमीटर तक लंबी है, और संपूर्ण इसकी लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर है। ये आपको नहीं पता था। अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, ये आपको नहीं पता था। पता था, हो सकता है पता था, लेकिन कोई बालक ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक नहीं पढ़ा होगा, तो नहीं पता था। तो कहाँ से ज्ञान प्राप्त किया? उन किताबों को आपने पढ़ा। किताबों को कैसे पढ़ा? जब आपको भाषा का ज्ञान था तभी आपने उस पुस्तक को पढ़ा और आपको ज्ञान प्राप्त हो गया। तो आपके ज्ञान में वृद्धि हुई। किससे? भाषा को पढ़ने से। इसके बाद में है व्यवहार कुशलता। व्यवहार कुशलता 8वां पॉइंट है व्यवहार कुशलता। व्यवहार कुशलता जो मनुष्य को दैनिक जीवन में प्रसंगवश लिखा पढ़ी करनी पड़ती हैं। इसके लिए जितनी कुशलता से वह अपनी मातृभाषा के में भाव प्रकट कर सकता है, उतनी कुशलता से वह अन्य भाषा में नहीं कर सकता है। अतः इस प्रकार के सभी व्यवहारिक कार्यों की कुशलता उत्पन्न करने को एक सामाजिक व्यक्ति बना देना भाषा की शिक्षा का कार्य होना चाहिए। यानी कि देखो,
आपके व्यवहार के अंदर कुशलता कब आएगी? जब आपको भाषा का ज्ञान होगा। आपको जितनी अधिक अपनी मातृभाषा को आप जितना अधिक बोल सकते हो, जितने अधिक रूप से आप भाव प्रकट कर सकते हो, उतनी ही अधिक आपके व्यवहार में क्या आएगी? कुशलता आएगी। यह जो कुशलता होती है वह अन्य भाषा में नहीं होगी जितनी की आपको मातृभाषा में। आप वागड़ी में बहुत ही फर्राटेदार बोल लेते हो, कोई भी शब्द आपको सोचना नहीं पड़ता, तुरंत आपके वागड़ी में जवाब हाजिर होता है। लेकिन हिंदी जो होती है आप बहुत कम बोलते हो, तो आपको सोचना पड़ता है कि मैं किस प्रकार से बोलूं। और अगर उसी जगह अगर इंग्लिश का उपयोग किया जाए तो आपको बिल्कुल नहीं आएगा, आप वहीं पर रुक जाओगे कि मैं क्या बोलूं, क्या बोलना चाहिए मुझे। क्यों? क्योंकि हमें उस भाषा का ज्ञान नहीं है। जितना अधिक आपको अपनी भाषा पर का ज्ञान होगा, जितनी अधिक आपकी जो भाषा है वह उस भाषा पर आपकी पकड़ होगी, उतने ही अधिक आपकी क्या होगी? व्यवहार में कुशलता होगी। प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा जो टॉपिक था वो यहीं पर संपन्न होता है। आपसे निवेदन है, अगर आपको समझ में नहीं आता है आप वीडियो को पुनः देखें, आपको समझ में आ जाएगा। आज मैंने आपको यहाँ पर नोट्स नहीं लिखवाए हैं। क्यों? क्योंकि आप इस वीडियो को देखते हुए साथ साथ में अपनी स्वेच्छा से इसके अंदर आपको लिखना है। ये कोई कठिन टॉपिक नहीं है। मेरे ख्याल से आपको मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया है उसे समझ में आ जाएगा और अपनी इच्छा से मैंने जो बोला है उसको सुन करके आपको लिखना है इसके अंदर। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।